हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र के दृष्टि करेंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत उसके कुछ प्रश्नों को हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए सीधे प्रश्नों को देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हों। तो आइए अब सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जो 10 मार्च 2022 को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्य, जिला तथा नगर निगम स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं में प्रदर्शन के अनुसार राज्यों को रैंकिंग प्रदान की गई है। राज्यों को 4 श्रेणियों में रैंक प्रदान की गई है, जिनमें स्टार, परफॉर्मेंस, कैचिंग अप तथा अन्य राज्यों के में विभाजित किया गया है। शीर्ष 5 रैंक प्राप्त राज्यों को स्टार्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात तथा महाराष्ट्र वर्ष 2021 में स्टार राज्य हैं। लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, लगातार दूसरे वर्ष आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त है। आगे है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम तथा हिमाचल प्रदेश को परफॉर्मर्स का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर, वहीं वर्ष 2020 में 6ठा स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड में वर्ष 2021 में 7वें स्थान पर, वहीं वर्ष 2020 में 6ठे स्थान पर था। कैचिंग अप श्रेणी में 11 से 15 रैंक में क्रमशः बिहार, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि स्कॉच समूह नई दिल्ली स्थित भारत का एक अग्रणी थिंक टैंक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हैं। 10 मार्च 2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम कब जारी किए गए थे? 10 मार्च 2022 को। इसे ध्यान दीजिएगा। इन 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल थे, तो इसे आप सभी याद रखिए, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, जिसमें पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर, उत्तर प्रदेश शामिल था। पंजाब राज्य की बात किया जाए, पंजाब में 15वीं पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 को निर्धारित थी, जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को राज्य में एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 117 है। पॉइंट भी नोटेड, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसे ध्यान दीजिए। पंजाब विधानसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो 117 है, इसे ध्यान दीजिएगा। गौरतलब है कि राज्य में आम आदमी पार्टी ने 42.01 मत प्रतिशत के साथ 117 में से 92 सीट हासिल की है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें 16 मार्च 2022 को भगवंत मान आम आदमी पार्टी से पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो पंजाब के मुख्यमंत्री इस समय कौन बने हैं? तो भगवंत मान बने हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ है। गोवा राज्य की बात किया जाए तो गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2022 को निर्धारित थी। 14 फरवरी 2022 को गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों हेतु चुनाव संपन्न हुए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है, इसे नोट करिएगा। चुनाव परिणाम के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 33.31 मत प्रतिशत के साथ सर्वाधिक 20 सीटें जीतने में सफल रही। 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लिया है? तो प्रमोद सावंत लिया है।
जो दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किए हैं। आइए उत्तराखंड विधानसभा की बात करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 23 मार्च 2022 को निर्धारित थी, जिसके चलते नई विधानसभा के गठन हेतु राज्य में 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। ध्यातव्य है कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 70 है। तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 70 है, इसे ध्यान दीजिएगा। चुनाव परिणामों के अनुसार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 47 सीटें, जिसमें कुल मत प्रतिशत का 44.33% मत जीतने में सफल रही। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी, जो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आइए अब मणिपुर विधानसभा की बात करते हैं। मणिपुर विधानसभा में राज्य में नई विधानसभा के गठन हेतु चुनाव 2 चरणों में 28 फरवरी 2022 एवं 5 मार्च 2022 को संपन्न हुए। गौरतलब है कि मणिपुर की पिछली विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। तो मणिपुर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 60 है, इसे नोट करिएगा। चुनाव परिणामों के तहत राज्य में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक 32 सीटें, जिसमें कुल मत प्रतिशत का 37.83% मत जीतने में सफल रहे। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह बने हैं, जो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए 21 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा, आइए इसे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा हेतु चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में संपन्न हुए। विदित हो कि 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 14 मई 2022 निर्धारित थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 403 है। तो उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 है, इसे ध्यान दीजिएगा। जिसमें 84 अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 41.3 मत प्रतिशत के साथ 403 में से 255 सीटें हासिल की हैं। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीती। यह देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। हरचंदपुर रायबरेली के हरचंदपुर से राहुल राजपूत 25 वर्ष सपा प्रत्याशी और सैदपुर से अंकित भारती 25 वर्ष सपा प्रत्याशी 18वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक हैं। इसके साथ ही आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से जीते आलम बदी, जो 86 वर्षीय सबसे बुजुर्ग विधायक हैं। 25 मार्च 2022 को लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पे शपथ ली है? तो ये लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उत्तर प्रदेश में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा करने के पश्चात पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु शपथ ग्रहण करने वाले योगी आदित्यनाथ राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। केशव प्रसाद मौर्य तथा ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवर्धन संयंत्र इंदौर। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। जैविक कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन करने वाला यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा संयंत्र है। यह संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहर के निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप है। यह संयंत्र सर्वाधिक निजी भागीदारी पर आधारित है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त हुआ है, उसे देखते हैं। ऊपरी भद्रा परियोजना कर्नाटक में कार्यान्वित हो रही एक प्रमुख लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कर्नाटक सरकार ने 16 फरवरी 2022 को घोषणा की कि केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके चलते इस परियोजना को केंद्र से लगभग 70% वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य चित्रदुर्ग, चिक्कमगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त जिलों में खरीफ मौसम में अस्थायी सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इस परियोजना को 2 चरणों में पूर्ण किया जा रहा है। परियोजना का क्रियान्वित विश्वेश्वरैया जल निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आइए अब इस्माइल योजना को देखते हैं। 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में इस्माइल योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय की और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में संलग्न लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाएं शामिल हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना और दूसरा है भीख मांगने के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मंत्रालय ने इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि हेतु 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आइए अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, इस प्रश्न को देखते हैं। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस सुरंग को 10,000 फीट जो 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर निर्मित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 10,000 फीट है, इसे ध्यान दीजिएगा। जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसे प्रमाणित किया गया है। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन दैट इज BRO द्वारा किया जा रहा है। और अटल सुरंग की कुल लंबाई, इसे नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। अटल सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह घोड़े की नाल के आकार की डबल लेन टनल है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। यह पूरे वर्ष हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है, जो पहले बर्फबारी की वजह से लगभग 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह विश्व की पहली टनल है जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया कराई गई है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया। तो किस मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस मिशन को 3 दौर में संचालित किया जाएगा, जिसमें IMI दैट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 को 33 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 416 जिलों, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव हेतु चिन्हित 75 जिलों सहित में संचालित किया जाएगा। मिशन के प्रथम दौर में 11 एवं द्वितीय व तृतीय दौर में 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं। मिशन को फोकस मुख्यतः सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में अस्थायी लाभ प्राप्त करने में योगदान देना, और वहीं दूसरा है कोविड-19 महामारी के चलते नियमित टीकाकरण की धीमी प्रगति में तेजी लाना है। 25 दिसंबर 2014 को
भारत सरकार ने सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को तीव्रता से संपूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को। इससे ध्यान दीजिएगा। ज्ञातव्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया है। तो सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2017 को किया गया है इसका, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्या है? तो श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसे ध्यान दीजिएगा। और उल्लेखनीय है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुजाचार्य के सहस्राब्दी समारोह के दौरान किया गया। यह समारोह श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहे कार्यक्रमों का हिस्सा था। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम से दिया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसे भद्रवेदी नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट के अंतर्गत भद्रवेदी, पद्मपीठम, रामानुजाचार्य प्रतिमा तथा त्रिदंडम शामिल है। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं हैं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर 108 दिव्य देशम नक्काशीदार मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्थापित प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया है। तो स्टैचू ऑफ पीस नाम से श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा का स्थापना कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में। किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसे भी आप सभी नोट करिएगा। और इसी में देखते हैं, स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया था इसका। और इस प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट तथा वजन लगभग 600 किलोग्राम है। यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से निर्मित है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 को 29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 के परिणामों की घोषणा की गई। यह अटल रैंकिंग की तृतीय संस्करण है। अटल रैंकिंग 2021 के अनुसार आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष भारत के सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो किसे सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी मद्रास को, जो लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग 2021 में सबसे नवाचारी शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। आइए इसमें श्रेणीवार उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग देखते हैं, जिसमें केंद्र वित्त पोषित तकनीकी संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की शीर्ष 5 स्थान को देखते हैं। शीर्ष 5 रैंकिंग प्राप्तकर्ता संस्थानों को आइए देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास शीर्ष रैंक पे है, वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे दूसरे पे, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तीसरे पे, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर चौथे पे, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की 5वें स्थान पर है। वहीं राज्य विश्वविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालय तकनीकी की बात किया जाए तो इसमें शीर्ष 5 संस्थानों में शीर्ष स्थान पे पंजाब विश्वविद्यालय है और दूसरे स्थान पे दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पे और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौथे स्थान पे है।
अनुशीलन, अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, ये 5वें स्थान पे हैं। आइए अब राज्य महाविद्यालय एवं संस्थान, राजकीय एवं राज्य वित्त पोषित तकनीकी के संस्थानों को देखते हैं जो शीर्ष 5 स्थान पे हैं। इससे देखते हैं, जिसमें अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे पर शीर्ष स्थान पे है, पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय दूसरे स्थान पे है और एलडी अभियांत्रिकी महाविद्यालय तीसरे स्थान पे है। वहीं त्यागराजर अभियांत्रिकी महाविद्यालय चौथे पे और वीर माता जीजाबाई प्रौद्योगिकी संस्थान 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। आइए इसे देखते हैं। फरवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक का प्रथम संस्करण स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नामक रिपोर्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत दैट इज हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट का चौथा संस्करण 2019-20 जारी किया गया। यह रिपोर्ट विश्व बैंक के तकनीकी सहयोग तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित की गई है। इस रिपोर्ट में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में उनके वृद्धिमान परिवर्तन, वर्ष दर वर्ष प्रगति तथा समग्र प्रदर्शन, वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट हेतु आधार वर्ष 2018-19 तथा संदर्भ वर्ष 2019-20 रखा गया है, जो कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को समाहित करता है। यह स्वास्थ्य सूचकांक 24 संकेतों पर आधारित है। आइए इसमें हम लोग शीर्ष 5 बड़े राज्यों को देखते हैं जो समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से संदर्भ वर्ष उसका 19-20 लिया गया है। आइए तो इसे देखते हैं शीर्ष 5 बड़े राज्यों को। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे केरल है जिसका कुल स्कोर 82.20 है। वहीं दूसरे स्थान पे तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे तेलंगाना है। चौथे स्थान पे आंध्र प्रदेश और 5वें स्थान पे महाराष्ट्र स्थित है। वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए, बड़े राज्यों में अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है जो 30.57 स्कोर के साथ 19वां स्थान पर है, जबकि 31 स्कोर के साथ बिहार 18वें स्थान पर है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन जिसका आधार वर्ष से संदर्भ वर्ष की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 3 राज्य हैं। शीर्ष 5 छोटे राज्यों की बात करें तो शीर्ष 5 छोटे राज्यों में मिजोरम शीर्ष स्थान पे है जिसका कुल स्कोर 75.77 है। वहीं त्रिपुरा दूसरे स्थान पे, सिक्किम तीसरे स्थान पे, गोवा चौथे और मेघालय 5वें स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2019-20 में समग्र प्रदर्शन के आधार पर दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली प्रथम स्थान पर है, जबकि अंडमान तथा निकोबार अंतिम स्थान 7वें पर है। तो ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली प्रथम स्थान पे है, वहीं अंडमान एवं निकोबार अंतिम स्थान पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुशासन सूचकांक 2020-21, आइए इसे देखते हैं। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस दैट इज गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया है। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में जारी किया गया था। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों, जिसमें पहला है राज्य समूह ए, समूह बी और पहला है राज्य समूह ए और दूसरा है राज्य समूह बी, तीसरा है उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत किया गया है। इन 4 आधारों पर इसके श्रेणियाँ तैयार किए गए हैं। आइए इसमें देखते हैं आगे।
सुशासन सूचकांक 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र है। इसको पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में शामिल किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21 के तहत 10 प्रशासनिक क्षेत्रों में विस्तृत 58 संकेतों के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर एवं रैंक की गणना की गई है। संयुक्त रैंकिंग में समूह ए के राज्यों में गुजरात, समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। ध्यान दीजिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में समूह ए के राज्यों में गुजरात शीर्ष स्थान पे है, जबकि समूह बी के स्थान पे मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। वहीं पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पे है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पे है। संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान जबकि बिहार का 6ठा स्थान है। तो ध्यान दीजिए, संयुक्त रैंकिंग में समूह बी के कुल 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश 5वां स्थान है जबकि बिहार का 6ठा स्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 को 9 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। यह इस रिपोर्ट का 9वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित प्रदेशों के 3 लाख से अधिक छात्रों एवं 150 से अधिक नियोक्ताओं के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। आइए इसमें आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार समग्र नियोजनता में वृद्धि दर्ज की गई है। यह वर्ष 2021 के 45.97% से बढ़कर वर्ष 2022 में 46.2% के स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा तथा बीमा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं आईटी, फार्मा तथा इंटरनेट बिजनेस क्षेत्र सर्वाधिक नियोजन करने वाले क्षेत्रों में शीर्ष पर हैं। वर्ष 2022 में सर्वाधिक नियोजन गतिविधि की संभावना वाले 3 राज्य जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। आइए उच्चतम नियोजनता वाले शीर्ष 5 राज्यों को देखते हैं। इसमें शीर्ष स्थान पे महाराष्ट्र है जहां पे 66.1%, और वहीं पे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे 65.2%। केरल की बात किया जाए तो केरल में 64.2% और पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो 63.8%। और कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में 59.3% उच्चतम नियोजनता वाले राज्य हैं। आइए वहीं पे हम लोग देखते हैं उच्चतम नियोजनता वाले शीर्ष 5 शहर की बात करें तो पुणे शीर्ष स्थान पे है जहां पे 78.11% उच्चतम नियोजनता, हाईएस्ट एम्प्लॉयबिलिटी है। वहीं लखनऊ की बात किया जाए तो लखनऊ में 74.32%, त्रिवेंद्रम 66.48% और कोलकाता 57.16%। वहीं बेंगलुरु 56.48% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्लूम एनर्जी के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन की घोषणा की है। यह गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना दैट इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट हेतु किया गया है। इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर तथा हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है। इस परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड एवं
उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा। तत्पश्चात 50 किलोवाट की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत में परिवर्तन कर दिया जाएगा। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी। यह परियोजना वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, इसे देखते हैं। UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया है। UNWTO द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। पोचमपल्ली तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर दैट इज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन साड़ियों को इकत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में भौगोलिक संकेत प्रदान हुआ था। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।